और मरकजी वजीर आर के सिंह का कहना है कि ये मॉडर्न बजट से और इससे सरमायाकारी के लिए नए नए दरवाजे खुलेंगे। बजट पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री आर के सिंह हैं। सर, इस बजट को आप 10 में से कितने अंक देंगे? इस बजट को 10 में से हम 10 अंक देंगे। ये देखिए, यह बजट एक तो मॉडर्न बजट है, यह ग्रोथ बजट है और बिना टैक्सेस बढ़ाए फाइनेंस मिनिस्टर ने, सरकार ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था कर दी है, यह एकदम बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। इन्वेस्टमेंट्स आवश्यक है जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स आवश्यक है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ हमारा पहले ही से ही तेज है, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हम हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। और ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर 35.4% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से, बिना टैक्स बढ़ाए। 7.5 लाख करोड़, मतलब कि 5.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि ये पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, तो इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगा। यह बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ यह बजट गरीबों को भी ध्यान में रखता है। 80 लाख घर, प्रधानमंत्री आवास योजना 48,000 करोड़, हर घर नल से जल 3.8 करोड़ घर, हर घर 60,000 करोड़। हमारे क्षेत्र में, ये तो ओवरऑल बजट की बात हो गई, हमारे क्षेत्र में देखिए 19,500 करोड़, पोली सिलिकॉन से लेकर करके मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तक 3,500 करोड़। क्लाइमेट फाइनेंस, ये क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन में एकदम बिल्कुल फोकस है, तो इसलिए हमारे लिए तो खुशी की बात है। स्टोरेज को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया गया। इसी के साथ साथ क्लीन मोबिलिटी जोन्स की बात करता है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें हम 5 से 7% तक ब्लेंडिंग करेंगे बायोमास, ताकि हमारे एमिशंस कम हो। कुल मिलाकर के यह एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट भी है, एक मॉडर्न बजट भी है। गति शक्ति, जो डिफरेंट मोबिलिटी के सिस्टम्स हैं उसको एक जगह पर लाना और कोऑर्डिनेट करना, 400 वंदे भारत ट्रेन, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा बजट। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आप ये देखिए, अगर जॉब क्रिएशन होगा तो किसके लिए होगा? आम आदमी के लिए होगा। पर ये दिखते नहीं है, वो उनको शायद समझ में नहीं आई बात कि हाँ साहब, सो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 10 लाख करोड़, अगर स्टेट्स को जो पैसा हम दे रहे हैं उसको मिला करके 10 लाख करोड़ एक साल में होगा, तो क्या होगा भाई? यहाँ पर इतना सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, रोड्स बनेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन्स बनेंगे, तो जॉब्स क्रिएशन होगा ना, डिमांड क्रिएशन होगा, सीमेंट फैक्ट्रीज और लगेंगे क्योंकि डिमांड हो जाएगा। ये उनको समझ में नहीं आया, तो यही तो जॉब्स क्रिएट करने का तरीका है। और आम आदमी की बात करते हैं, वो 80 लाख घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितना इंदिरा आवास बनाते थे पहले? इसके पहले हम लोगों ने 1 करोड़ 1.25 करोड़ घर बना दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। हर घर में नल, हर घर को हम लोगों ने विद्युतीकरण कर दिया, हर घर में हम लोगों ने गैस पहुंचा दिया। ये आम आदमी के लिए तो किया, गरीब आदमी के लिए किया। और गरीब आदमी के जितना बड़ा फोकस है वो तो और कहीं नहीं। आप ये देखिए, एमएसपी में सपोर्ट प्राइस 2.70 लाख करोड़ उसके लिए रखा गया, बिना टैक्स बढ़ाए, टैक्स नहीं बढ़ा। एक आखिरी सवाल, आमतौर पर जो सैलरीड क्लास है वो ये उम्मीद करता है कि टैक्सेस में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इस बार भी वो राहत देखने को नहीं मिली। पिछले कई सालों से टैक्स स्लैब में, जो इनकम टैक्स स्लैब है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या ये कहीं ना कहीं निराशा पैदा करता है सैलरीड क्लास के अंदर? नहीं, ये देखिए, ये है कॉन्टेक्स्ट स्पेशल है। आइए, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट यह है कि हम लोग करीब 2.5 साल कोरोना से के पीरियड से गुजरे, जिसमें कि हमको अपने इकोनॉमी को चालू रखने के लिए बहुत एक्सपेंडिचर करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने टैक्स नहीं बढ़ाया। यही काबिल तारीफ है।
जिसके लिए कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा। काबिल तारीफ है। और इसके बावजूद हमारा इकॉनमी, इस 2.5 साल कोरोना के में रहने के बावजूद हमारा इकॉनमी 8.5-9% से ग्रो कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। जो रेट ऑफ ग्रोथ है दुनिया में सबसे अधिक है। इसके बावजूद, इस 2.5 साल कोरोना के बावजूद पावर सेक्टर देखिए, हमारा जो सेक्टर है वो इंडेक्स ऑफ डिमांड है। इकॉनमी अगर ग्रो करता है तो उसका सबसे श्योरफायर इंडेक्स क्या है? पावर सेक्टर है, कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन हमारा 1,92,000 मेगावाट तक गया है इधर जनवरी में। अभी कल का था 1,92,000 मेगावाट। कुल मिलाकर के ये आप जनवरी 19 में देखिए तो 1,62,000 मेगावाट था मैक्सिमम डिमांड। 30,000 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड बढ़ा है। आज जनवरी 19 हम कह रहे हैं बिफोर कोरोना, तो उस समय जो बिफोर कोरोना डिमांड था उससे ज़्यादा डिमांड अभी है 30,000 मेगावाट का। ये पावर ग्रोथ जो पावर में है वो क्या इंडिकेट करता है कि इकॉनमी हमारी ग्रो करी है, तभी तो हमारा पावर डिमांड बढ़ रहा है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, जो कह रहे थे कि एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। और बजट को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पेश होने वाले बजट में नया कुछ भी नहीं है, लोगों को इससे मायूसी हुई है। वहीं बजट पर शिवसेना ने अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. अमीरों के लिए, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो चीज पहले उन्होंने कही थी फिर इसको दोबारा रिपीट किया है। खास करके मैं आपको बताऊंगा कि गरीबों के जो कार्यक्रम पहले थे हाउसिंग का, उन्होंने ये कहा था कि 4 करोड़ मकान हम 2022 तक बनाएंगे। तो कल के तो रिपोर्ट में और आज के रिपोर्ट में भी यही है कि सिर्फ 2 करोड़ मकान वो बना चुके हैं। फिर अब वायदा किए हैं कि 80 करोड़ 80 लाख मकान बनाएंगे। तो ये जो वायदे उनके हैं, ये वायदे सब एक के बाद एक झूठ होते जा रहे हैं। ये एक मैं और भी एक कहूँगा कि ये तो उनकी फिस्कल डेफिसिट के बारे में भी उन्होंने जो कहा है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ही है। और जब ज़्यादा रहती है फिस्कल डेफिसिट में, नेचुरली उतना ही कर्जा भी बढ़ता है। और उसके बाद में उनकी जो योजना है, जो डीनेशनलाइज करने की, डिसइन्वेस्टमेंट करने की, वो योजनाओं में भी जो फायदेमंद है LIC जैसे, जो ऐसे संस्थाओं को भी अगर वो डीनेशनलाइज करके प्राइवेटाइजेशन करे तो एक तो एश्योर्ड जॉब चले जाएंगे, और दूसरे तरफ जो गरीबों को मिलने का जो रिजर्वेशन है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए हो, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो, बैकवर्ड क्लास के लिए हो, और फॉरवर्ड क्लास के कम्युनिटीज जो है जिनको 10% दिया गया है, वो नौकरी भी इसमें नहीं मिलेंगी। तो ये भी जो उन्होंने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिसइन्वेस्टमेंट करने का, ये भी गलत है। मैं यही कहूँगा कि गरीब की बजट ये नहीं है और इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। जो पिछले के चीजें थे उसको रिपीट कर रहे हैं। ये इवन क्रिप्टो करेंसी का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, सलाह नहीं, मशवरा नहीं। ऐसे बहुत से चीजें उन्होंने की, वक्त आने पर वो बताएंगे। लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा कि ये बजट गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने दोस्त अमीर लोगों को फायदा करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इतने बड़े
नियरली 40 लाख करोड़ 39 लाख करोड़ में अगर आप ठीक ढंग से लोगों की मदद अगर नहीं करेंगे तो ये बहुमत है, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए ठीक नहीं। पर जो उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी आम नागरिक को, गरीब लोगों को, और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है। ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी। देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बहुत कष्ट से गुजरे हैं। लॉकडाउन्स रहे महामारी की वजह से, वहां पर भी कुछ राहत नहीं है। कि ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। ये बजट फिर से वही प्रूव करता है कि पॉलिसीज बगैर सोचे समझे ये सरकार करती है और कुछ लोगों का एजेंडा चलाती है। सबसे पहले क्रिप्टो को लेकर मैं एक चीज कहूंगी, और मैं बार बार कह रही थी कि एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, और कोई टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं है। उसको अभी आपने थ्रू 30% टैक्स आपने क्लैरिटी लाए हैं कि इसको आप एसेट क्लास ट्रीट करेंगे। दूसरा, आप अपनी खुद का डिजिटल रुपी लाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो क्या आपका कनेक्शन रहेगा वो भी क्लैरिटी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ क्रिप्टो करेंसी जब बिल आएगा तो उसमें आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. और वजारत अक़लियती उमूर के बजट में इजाफा किया गया है। 2022-23 के लिए 5020 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 210 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। गुज़श्ता साल 4810 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए मुख्तस किए गए थे। ये तो क्या किसी के लिए कुछ नहीं है भाई। अक़लियतों का तो अक़लियत लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, उर्दू ज़बान के लिए कुछ नहीं किया। सबको एक बात में निपटा दिया कि जिस तरह से पिछली मरतबा था उसी तरह से इस मरतबा भी है। अब तो इस मरतबा तो मैं जो मतलब ये कि किसी को कोई बात बताई ही नहीं गई। क्या पिछले जैसे हालात, उससे पहले जैसे हालात हैं, हालात तो और बद से बदतर हुए हैं। टैक्स में रिलैक्सेशन होना चाहिए, टैक्स में रिलैक्सेशन ही नहीं है। अक़लियतों के लिए जो कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसमें उन्होंने सिर्फ 100-200 करोड़ रुपए का एक बजट बढ़ा दिया। लेकिन बजट बढ़े उसका इस्तेमाल हो तभी तो बजट को बढ़ा हुआ माना जाएगा। ये सब बजट जो है इस्तेमाल ही नहीं होता, सब वापस हो जाता है साल के आखिर में। तो ऐसे बजट से क्या फ़ायदा। उर्दू ज़बान के लिए कोई बात ही नहीं है, उर्दू के फ़रोग़ की कोई बात ही नहीं है। पोस्ट जो है क्रिएट की जाएंगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, यही सब कुछ चल रहा है। ऑन ग्राउंड क्या है, कुछ नहीं है। तो मायूसी के सिवा कुछ नहीं है, मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। आप क्या कहते हैं, हीरे जवाहरात की ख़रीदारी पर एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। अरे आम आदमी का इससे क्या ताल्लुक़ है, हीरे जवाहरात से क्या ताल्लुक़ है इससे। ये सब बातें हैं भाई। नौजवानों के लिए तो हमें नहीं लगता है कुछ है उसमें, क्योंकि ये जो कहते हैं बात की नौकरी देंगे, तो नौकरी ये कहाँ से देंगे। सारी सरकारी जो कंपनीज थी वो तो गैर सरकारी होती चली जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, प्राइवेट में जा रही हैं। तो ये नौकरी कहाँ से देंगे। और ये जो बजट आज का आया, ये तो ऐसा लग रहा है सिर्फ नौजवानों के लिए ख्वाब का एक वो ख्वाब दिखाया गया बस, कि आगे ये होगा, आगे वो होगा। जैसे एक गार्जियन होता है, वो अपने 15-18 साल के लड़के से कहता है कि बेटा जब तुम इंटर पास हो जाओगे तब हम तुम्हें फला चीज दिला देंगे। तो ये तो बस ख्वाब ही है। और बजट 2022 से अक़लियतों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीद पर खरा नहीं उतरा और आम आदमी के लिए भी ये बजट हौसला अफजा नहीं है। कानपुर में मुस्लिम दानिशवर और मुस्लिम नौजवानों ने अपने रद्दमल का इजहार किया। इन लोगों का कहना है कि इस बजट से उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में सबका ख्याल रखा गया है
और इस बजट से मुल्क की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। यूनियन बजट आज संसद में प्रस्तुत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदर अरुण शर्मा ने बताया कि कोरोना के दौर में भी ताजिरों के लिए पैकेज देने की बात हुई थी, लेकिन वो पैकेज पूरी तरह से नहीं मिला है। गाजियाबाद सनती मशीनरी का मरकज है, लेकिन जो सहूलियात ताजिरों को मिलनी चाहिए वो बजट में पूरी तरह नजर नहीं आती। आम बजट पेश हो गया है। हम बात करते हैं, औद्योगिक अध्यक्ष हैं अरुण शर्मा जी, इंडस्ट्रियल एरिया के। अरुण जी, 2 लाख करोड़ का एमएसएमई में मदद की बात की है सरकार ने, जो बजट पेश किया है, और भी कुछ सुविधाएं दी हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर? अभी हमें 2 लाख करोड़ रुपए की माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में एमएसएमई के लिए घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर उतरनी चाहिए। पूर्व में भी कोरोना काल में हम लोगों को 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को एक बजट दिया गया था पैकेज के नाम से, वो धरातल पर नहीं उतरा, उससे इंडस्ट्री को काफी निराशा हुई थी। तो अगर ये धरातल पर उतरता है तो स्वागत योग्य कदम है। 60 लाख नौकरी देने की भी बात की है मेक इन इंडिया के तहत, तो कितना रोजगार उत्पन्न होगा और नौकरियां मिलेगी? 60 लाख घोषणाएं नौकरी की एक बहुत कम संख्या है 135 करोड़ की आबादी में। ये घोषणाएं अगर सरकारी नौकरियों के लिए ही है तो हर सेक्टर में कोरोना के बाद एमएसएमई सेक्टर उभर रहा है, ये थोड़ा युवाओं के लिए ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि पिछले 5 वर्ष में कोई वैकेंसी नहीं निकली, जो निकलती है उसके पेपर लीक हो जाते हैं। 5 वर्ष में युवाओं को आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, ये दुखद है। देश का युवा बेहद निराश है। ये घोषणाओं को सरकार को बहुत सीरियसली देखना चाहिए, जिससे युवाओं में निराशा ना हो। और आइए देखते हैं बजट पर मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह का क्या कहना है। सर, बजट आया है, आपके मंत्रालय को भी इसमें 60,000 करोड़ रुपए मिले जल जीवन शक्ति के लिए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बजट जो है पूरी तरह से निराशाजनक है। ना इसमें गरीबों के लिए कुछ है, ना मध्य वर्ग के लिए कुछ है, ना वेतन भोगियों के लिए है, ना किसानों के लिए है। मैं अपने दोनों मंत्रालय की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जल जीवन मिशन के लिए इस वर्ष के लिए 60,000 करोड़, जिस राज्य को जितना पैसा चाहिए वो उसमें ले सकता है, ये ग्रांट नहीं है। जितना उनको जरूरत हो, जितना वो ले सकते हैं, उनको लेने की छूट है। दूसरा है नदी जोड़ो अभियान, मैं इसे जन आंदोलन कहता हूँ। दशकों पुरानी ये मांग भी थी, वो जरूरत भी थी। केन बेतवा लिंक ने उस आंदोलन को शुरुआत किया है। 44,000 करोड़ की वो स्कीम है, लेकिन साथ में 5 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया सरकार ने, जो ऐसे बेसिन में है जहां बरसात में भी पानी नहीं होता। डेफिसिट बेसिन से सरप्लस बेसिन को जोड़ना, ये भारत सरकार की इच्छा रही है, लेकिन मूर्त रूप नहीं ले सकी थी, उसको लाकर खड़ा किया। जब ये और समाजी कारकुन ताहिरा हसन ने बजट पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि यह बजट कम पार्टी का मैनिफेस्टो ज्यादा लग रहा है। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने बजट 2022 पेश किया है। मुझे बजट से ज़्यादा
पार्टी का मैनिफेस्टो लग रहा है, जैसे कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है। मैं मानती हूँ कि कोविड टाइम में जो क्राइसिस हुई है, जो लोगों ने अपनी जॉब खोई है, लाइवलीहुड खोया है, अपनों को खोया है, वो एक मुश्किल टाइम था और नौकरियां और प्रोवाइड करनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कोविड टाइम में, लेकिन आप जो जॉब देंगे उसके लिए कोई लेआउट होना चाहिए ना, कि नौकरियां कैसे 16, 17, 18 जितनी भी लाख आप दे रहे हैं कैसे देंगे, आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी दे रहे हैं, ये होना चाहिए। और मिडिल क्लास ने भी बहुत इसमें कोविड टाइम में, पेंडेमिक में बहुत बुरी तरह से पिसा है मिडिल क्लास, उसके लिए कोई राहत नहीं दिख रही है। और एमआईएम लीडर वारिस पठान के मुंह पर इंदौर में स्याही पोत दी गई। दरअसल इंदौर में वारिस पठान के मुंह पर उस वक्त स्याही पोती गई जब वो खजराना में शाह वली की दरगाह से बाहर निकल रहे थे। पुलिस ने सद्दाम नामी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सर, कोई पूर्व विधायक दरबार पर पहुंचे थे, उनका किसी ने मुंह काला किया। उसमें एक सद्दाम नाम का व्यक्ति है जिसने पतीले की कालिख लगाने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने एक आवेदन प्राप्त किया है और उसमें परीक्षण कर रहे हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वारिस पठान जो खजराना में दरगाह गए थे, उस पर बाहर निकलते वक्त उनके चेहरे पर कालिख पोती गई है। शख्स को, सद्दाम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ जारी है। और खबरनामे में फिलहाल इतना ही, और आइए जानते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। इनमें ट्रेडिंग जितनी रोमांचक है उतनी ही जोखिम भरी भी, लेकिन अच्छी रिसर्च के बाद किए जाने वाले निवेश में रिस्क कम होती है। ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है। डे ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर एक ही दिन में क्रिप्टो खरीद कर बेच देता है। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग के अवसर तलाशता है और जब तक मौका न मिले क्रिप्टो में अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखता है। पोजीशन ट्रेडिंग, इस प्रकार की ट्रेडिंग में निवेशक महीनों के लिए अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, जिसमें लंबे समय के रुझानों का गहन विश्लेषण शामिल होता है। स्कैल्पिंग, ये तेज गति वाली ट्रेडिंग रणनीतियां हैं। स्कैल्पर्स छोटे मुनाफे के लिए छोटी रकम लगाकर ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले किसी भी नेटवर्क, प्रोटोकॉल या फिर एप्लीकेशंस की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी पर नजर रखें। डेवलपर्स का बैकग्राउंड भी जरूर चेक करें। साथ ही यूजर्स की संख्या का पता लगाएं और सरकार के समर्थन और विरोध पर नजर बनाए रखें। आइए अब जानते हैं कि निवेशक और ट्रेडर में क्या अंतर है। निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करता है, ट्रेडर छोटी अवधि के लिए। निवेशक कभी कभी ट्रेड करता है, ट्रेडर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेड करते हैं। रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो निवेशक जोखिम से बचने वाला होता है, वहीं ट्रेडर जोखिम लेने वाला। निवेशक फंडामेंटल एनालिसिस करके निवेश करता है, ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड करता है। तो इन स्टेप्स के जरिए आसान और सुरक्षित तरीके से क्रिप्टो में निवेश करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।